हम लोग कर रहे हैं कंप्लीट डीएलएड फर्स्ट ईयर एजुकेशन इन कंपेरेटिव इंडियन सोसाइटी सेकंड पेपर की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, राइट अ ब्रीफ कमेंट्री ऑन द स्टेट एंड एजुकेशन। दूसरा क्वेश्चन था एजुकेशन फॉर द पीपल एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू प्रोवाइड एजुकेशन। और अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, डिस्कस द पॉलिटिकल नेचर ऑफ एजुकेशन इन डिटेल। मतलब कि एजुकेशन का पॉलिटिकल नेचर क्या है उसको पूरा डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। मैं 2-3 लाइन पढ़ूँगी, उसके बाद समझाऊंगी। Although education is expected to free from politics, yet many times educational policies followed by a government may be influenced by political ideology. Yeah, you know that India was under the British rule for 200 years. Modern education system in India was largely a contribution of British rulers. इस पैरा में ये है कि जो एजुकेशन है उसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पॉलिटिक्स से फ्री रहे, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि एजुकेशनल पॉलिसीज़ जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो की जाती है, और ये इन्फ्लुएंस भी होती है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से। जैसे कि पता होगा कि इंडिया बहुत टाइम तक, लगभग 200 सालों तक ब्रिटिश के अंडर में था। ब्रिटिश रूल करते थे, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज रूल करते थे। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है वो इंडिया में जो भी जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो ब्रिटिश की देन है ना। बट ड्यू टू द लॉन्ग टर्म ऑफ देयर कॉलोनियल रूल एंड द प्रेशर ऑफ वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स सिंस दे then have influenced the educational policies in India was largely the British rule for long term for their colonial and pressure of various political groups since they have influenced the educational policies in India from time to time. For example, the Macaulay policy is in introducing English language as medium of instruction in India in 1835 was a conscious effort for popularizing English and to use it for colonial purposes in India. इसमें एग्जाम्पल है एक तरह से जो कि मैकॉले पॉलिसी जो हमारे ब्रिटिश लेकर के आए थे कि इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाए, कैसे उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जा सके, क्योंकि ब्रिटिश को तो हिंदी नहीं आती थी, हमको इंग्लिश नहीं आती थी, तो कैसे उनको इंग्लिश सिखा दो ताकि हमको बातचीत करने में ईजी पड़े। तो मैकॉले पॉलिसी कब आई थी? 1835 में। और एक ये बहुत बड़ा एफर्ट था कि इंग्लिश को पॉपुलराइज किया जाए ताकि हम लोग इसको इंडिया में अपने काम के लिए यूज़ कर सकें। यही इस पैराग्राफ में लिखा है। और in this sense, an educational policy could be seen to be influenced by political consideration. After independence, the national government continued to follow the education system left behind by the British rulers. मतलब कि बताया गया कि एजुकेशन पॉलिसी को देखा गया है कि जो भी एजुकेशन पॉलिसी है वो इन्फ्लुएंस होती है किससे? पॉलिटिकल कंसिडरेशन से। और इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद देखा गया कि जो नेशनल गवर्नमेंट थी हमारी वो इसी एजुकेशन सिस्टम को लेफ्ट बिहाइंड, मतलब इस जो हमारा एजुकेशन था वो पीछे छूट गया बाय द ब्रिटिश रूलर्स। एक सेकेंड, द नेशनल गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू फॉलो द एजुकेशन सिस्टम लेफ्ट बिहाइंड बाय ब्रिटिश रूलर्स। मतलब कि जैसे ब्रिटिश रूलर चले गए तो वो एजुकेशन सिस्टम तो वहाँ ख़त्म नहीं हुआ, उसको हम लोग कंटिन्यू किए जो कि पीछे छूट गया था। हाउएवर द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूटेड टू एक्सपैंड द बेस ऑफ एजुकेशन। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट की ताकि एजुकेशन फैले। द एक्सेस इक्विटी एंड रिजर्वेशन फ्रॉम द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज, द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड वेरियस प्रोविजंस आर द स्टेप्स इन द डायरेक्शन एंड द वेरियस एक्ट एंड प्रोविजन एजुकेशन हैव बीन इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली। मतलब कि सबको एक्सेस मिले एजुकेशन का रिजर्वेशन के थ्रू और जैसे भी, और एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया कैसे एक स्टेप इन द डायरेक्शन एंड वेरियस एक्ट, मतलब काफ़ी कुछ तैयार किया गया एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस like Article 45 under the Directive Principles, Article 21A, though which educational became a right. 93rd Amendment of the Constitutional Work Policy was adopted to provide for reservation of OBC in all educational institutions, including private, whether aided or unaided, excepting minority educational institution. मतलब कि हम लोग ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, जैसे कि आर्टिकल 45 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर आता है,
ये पॉलिटी का थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है। आर्टिकल 21A जो कि बताता है कि एजुकेशन एक हमारा अधिकार है। 93rd अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में एक पॉलिसी अडॉप्ट की गई जिससे किसको रिजर्वेशन मिल सके, इनको, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनको रिजर्वेशन दिया जा सके। किसके थ्रू? 93rd अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में और इनको रिजर्वेशन के लिए मौका दिया गया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, फिर चाहे वो प्राइवेट हो, एडेड हो, अनएडेड हो, एक्सेप्टिंग माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। Though it does not reflect the particular ideology of political party, political consideration to improve the educational standard of the people of all sections is inherent in this policy. वो इसमें पॉलिटिक्स का काम आया ना, वो उनको रिजर्वेशन दिया तो पॉलिटिक्स इसमें काम आई ना। तो वैसे क्यों क्योंकि ताकि वो एजुकेशनल स्टैंडर्ड को सबके तक पहुंचा सके, मतलब सारे पीपल तक पहुंचा सके। This can be cited as an example of political nature of education. Being a democratic country, India aims to establish equity in accessing education by all the people of the country. But even after 60 years of independence, there are various disparities like रूरल अर्बन डिस्पैरिटी, जेंडर डिस्पैरिटी, ऑक्यूपेशनल डिस्पैरिटी एक्सेट्रा। मतलब कि 60 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस बीत गए, उसके बाद भी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें देखते थे कि जिससे एजुकेशन ढंग से नहीं मिल पा रहा था। काफ़ी सारी गैप थी, जैसे कि रूरल में मतलब गाँव और शहर के बीच का गैप, जेंडर गैप, ऑक्यूपेशनल गैप इन द एक्सेट्रा इन द एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया। इस सेक्टर में रिगार्डिंग द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंग द वेरियस सेक्शन ऑफ द पीपल। इवन दीज ऑप्शंस आर समटाइम्स कलर्ड बाय पॉलिटिकल फैक्टर्स। मतलब कि इसमें बहुत सारे अपने अपने ओपिनियन हैं इस रिजर्वेशन के ऊपर कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मतलब अपना अपना ओपिनियन है, ठीक है। The policy of reservation has brought about significant changes to the lives of the weaker section. Reservation, policy of reservation काफ़ी अच्छा एक significant change लेगा ये weaker section में। थोड़ा सा बस बचा है, थोड़ा सा बस यहाँ तक। Yet, research should be conducted from time to time to assess the utilization of reservation policy and whether it should be continued or not. मतलब कि टाइम टू टाइम ये रिजर्वेशन पॉलिसी को चेक करना चाहिए कि इसका यूटिलाइजेशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है और इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। Beside, in this recruitment of teachers in educational institution, the political influencers cannot be ruled out. इसके अलावा जो रिक्रूटमेंट होती है टीचर्स की एजुकेशन उससे मतलब इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रूल कैन नॉट बी रूल्ड आउट। ओके, वेरी ऑफन ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर द फेवरेटिज्म इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ टीचर इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द राइट कैंडिडेट मे नॉट ऑलवेज बी सिलेक्टेड। ये बात सही है, वेरी ऑफन, जैसे कि पॉलिटिकल प्रेशर्स में किसी अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई टीचर का अपॉइंटमेंट कैसे हो जाता है? क्यों भाई, उसके पास पावर है, वो किसी को जानता है तो उसके थ्रू अपना एडमिशन करा लेता है, वो अपना टीचर बन जाता है और वहीं पर जो एक सही कैंडिडेट है उसको सेलेक्ट नहीं हो पाता। ये तो हर एक इंस्टीट्यूशन की कहानी, सिर्फ टीचर में ही नहीं, जहाँ थोड़ा सा सोर्स होगा अपना वो एडमिशन करा लेगा, नौकरी करने लगेगा, वही लिखा है, ठीक है। और वही राइट कैंडिडेट सफ़र करता है। दिस टाइप ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन सिलेक्शन ऑफ टीचर्स हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट इन द एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बात भी सही है, वही लिखा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। Thus, such kind of political nepotism should be avoided for ensuring quality education in our country. वही बात है, पॉलिटिकल नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारे देश में क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके। In preparing a budget in general, the political will be of particular party or its ideology play a significant role. वही लिखा है कि जिसकी पार्टी जो होगी वही एक रोल प्ले करेगा। Therefore, equity in financing is another big issue of concern in education system in India as a whole. Apart from these, whenever we talk about politics in education, we must also consider the political influence in framing the syllabus and curriculum. जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की एजुकेशन में तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि कैसे करिकुलम और सिलेबस डिज़ाइन किया जा रहा है। मैनी टाइम्स अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज साउट टू बी पॉपुलराइज्ड थ्रू द अपेरेंटली अपोलिटिकल नेचर ऑफ द सिलेबस, but a syllabus should be designed on academic consideration in such a way that it can cater to the needs of the learners and make the learners nationally as well as internationally
हाँ, अवेयर ऑफ वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड। मतलब कि देखो, सिलेबस मैं शॉर्ट में समझाती हूँ अच्छे से, ये काफ़ी बड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट है। मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि जो हम लोग सिलेबस डिज़ाइन करें वो उसको इस तरह से डिज़ाइन करें इतना अच्छे से कि उसमें पॉलिटिक्स कम और एकेडमिक कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, जिससे कि जो लर्नर है, जो पढ़ रहा है, वो हर चीज़ को नेशनली और इंटरनेशनली तरह से अवेयर हो जाए और मतलब पॉलिटिकल सिस्टम को समझे, ठीक है। बट द लर्नर शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड फॉर against any particular political system or belief. Rather, they should be made politically conscious. This should be द रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन एजुकेशन। मतलब कि ख़राब चीज़ में ना पढ़ के एक अच्छी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाओ और पॉलिटिकल सिस्टम को समझो, ना कि पॉलिटिकली कॉन्शियस हो, यानी ऐसा नहीं। ये इस तरह से यही रोल होना चाहिए पॉलिटिक्स एजुकेशन में। कुल मिला के देखो, एक बात है बस कि अच्छे से सिलेबस डिज़ाइन करो ताकि बच्चा समझे नेशनली इंटरनेशनली चीज़ों को, और रिजर्वेशन लेकर के आओ अगर ज़रूरत है कहीं पे, और नहीं ज़रूरत है तो रिजर्वेशन हटाओ भी। और यहाँ मैं कॉलेज कमेटी की बात करी गई और नेशनल गवर्नमेंट क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 अगले वीडियो में आएगा। तब तक कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।